हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 1 के कुछ और आगे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक की जो हम इस वीडियो में कवर करना है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक हमने बिजनेस के बारे में काफी सारी चीजें जानी, ठीक है। अब बारी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की, जो कि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं इस वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक बिजनेस और एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दोनों का मीनिंग हम सेपरेटली भी जानेंगे और साथ में क्या मीनिंग होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो भी हम जानेंगे। तो पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो वर्ड से मिलकर बनी है, दो वर्ड से कंपोजिशन है। कौन कौन से? एक तो बिजनेस और एक ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल टू नो सेपरेटली द मीनिंग्स ऑफ दीज टू वर्ड्स। तो ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का मीनिंग हम पहले सेपरेटली जाने, उसके बाद हम जाने कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती क्या है। अगर हम बात करें बिजनेस की, तो ये हम पहले भी जान चुके हैं। बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज प्राइमरीली परस्यूड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस कोई भी वो एक्टिविटी हो सकती है जिसके पीछे एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। उसके पीछे हमारा प्रॉफिट अर्न करने का एक ऑब्जेक्टिव हो, इस मकसद के साथ हम उस एक्टिविटी को करें कि उसके बदले में पैसा मिलेगा या फिर प्रॉफिट मिलेगा, तो वो कोई भी एक्टिविटी हमारी बिजनेस कहलाती है, ठीक है। बहुत अच्छे से हम ये सब चीजें जान चुके हैं। बात करें अगर हम दूसरे वर्ड जो कि ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन मींस गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अपना काम दूसरों से करवाना। इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसा नहीं कि हमने किसी को जबरदस्ती करवा दिया, वो पर्सन जिससे भी हमने वो काम करवाया है, या फिर वो ग्रुप ऑफ पर्सन, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, वो जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ठीक है। बदले में उनको वेजेस मिलेंगे या फिर सैलरी मिलेगी। अगर डे टू डे बेसिस पे मिलता है तो उनको वेजेस मिलेगी, मंथली बेसिस पे मिल रहा है तो उनको सैलरी मिलेगी। तो साथ मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ वो काम करेंगे हमारे साथ मिलकर, तो वही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन आता है, एक टीम स्पिरिट आती है। तो इन सब चीजों के साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, एक बिजनेस और एक ऑर्गेनाइजेशन। अब दोनों अगर मिक्स करते हैं हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर हमारा निकल के आता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टर्म, जो कि आपका सब्जेक्ट भी है और जो हमारा मेन टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू ऑल दोज स्टेप्स व्हिच हैव टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो सारे स्टेप्स जो एक मैनेजमेंट लेता है, क्या करने के लिए? फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्टैंडर्ड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन, मटेरियल, plant and equipment in order to run the firm properly and efficiently for the purpose of maximizing profit, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर एक्टिविटी तो वो वाली होगी जिसमें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है, जिसमें हमारी अर्निंग भी होगी। हमारा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम प्रॉफिट अर्निंग करते हुए चलें, ठीक है। वो एक्टिविटी तो यहाँ पर हो रही है। साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें हम लोगों से काम करवाएंगे, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मिलकर काम कर रहे होंगे उस कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ। एक एक रिलेशनशिप वो बिल्ड करते हुए चल रहे होंगे जितने भी लोग वहां पर है उस मटेरियल के साथ, जो उस बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको बनाने में हेल्प कर रहा है। प्लांट यानी कि जिसमें वो सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इक्विपमेंट जो उस प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन सब के साथ वो सब लोग मिलकर अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं इन ऑर्डर टू रन द फर्म प्रॉपर्ली, इसलिए जिससे कि जो फर्म है वो प्रॉपर्ली चलती रहे, एफिशिएंटली चलती रहे, इस पर्पस के साथ कि जो उनके प्रॉफिट्स वो मैक्सिमाइज होते रहे, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग एक कॉमन गोल की तरफ काम करें, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, ऐसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो, साथ में वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करें वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। वेरियस फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं प्रोडक्शन के, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो इनके साथ वो अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए चलेंगे, अपनी फर्म को, जिस भी फर्म में वो काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली और एफिशिएंटली चलाने के लिए ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें वो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होंगे, तो उसी को हम बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये था मीनिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम बात करें कितने मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो सिंपल, बिल्कुल आसान शब्दों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आप सीधा सीधा मीनिंग दोगे। आप अगर ज्यादा मार्क्स में पूछा जाए 2 3 4 5 में, ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट। 3 मार्क्स में डेफिनेशन बहुत इजीली आ सकती है आप, तो उसमें भी यही बताएंगे कि दो वर्ड से मिलकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनी है, एक बिजनेस और एक ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को आप डिफाइन करोगे, साथ में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मिलकर निकलेगा वो भी आप मीनिंग वहां पर दोगे। अगर सिर्फ यही टॉपिक आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो ये 2 3 4 मार्क्स से ज्यादा में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कितने में भी पूछ सकते हैं, 2 3 4 से ज्यादा नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर साथ में ये कहें कि आप मीनिंग बताओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का और साथ में स्टेप्स भी बताओ एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है जो कि 10 मार्क्स तक भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स होते हैं अगर हमें एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं उनको जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। कंटेंट यहाँ पर काफी सारा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो इसलिए लिखा है जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। आप
वहां पर लिख सको, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको वहां पर देना पड़ेगा, राइट। तो इसकी आप हेल्प ले सकते हैं, ये कंटेंट इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और साथ में आपको समझाता हुआ चलूंगा क्या यहाँ पर चीजें लिखी है। डरना मत, बहुत सारी चीजें भी नहीं लिखी, बहुत सारी आपको ऐसा देखने में लग रहा हो कि क्या क्या यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत आसानी आपको लगेगा, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेप हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी, इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मेजर एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इंक्लूड प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंसिंग, परचेजिंग, पर्सनल एटसेट्रा। तो एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज उस बिजनेस में करनी होती है, ठीक है। अब वो मेजर एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं? प्रोडक्शन उसमें होगी, जो कि एक मेजर एक्टिविटी होगी, ठीक है। सेल्स होगी, फाइनेंसिंग होगी, परचेजिंग होगी, पर्सनल भी हमें देखना है। पर्सनल यानी कि वो सारे लोग जो उस बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वो एक्टिविटीज हैं। पहले हम उन एक्टिविटीज को सोचेंगे एक बिजनेस शुरू करने से पहले कि क्या क्या एक्टिविटीज हमें वहां पर करनी है या फिर करनी पड़ेंगी। Besides these activities, many other activities become necessary for carrying out the major activities of a business. अब इन एक्टिविटीज के साथ ये जो मेजर एक्टिविटीज हैं इनके साथ साथ कुछ और भी छोटी एक्टिविटीज होंगी। टू टेक सम एग्जांपल्स, इंजीनियरिंग, एडवर्टाइजिंग, अकाउंटिंग एंड स्टोर कीपिंग एंड रिक्रूटिंग एक्टिविटीज आर टू बी फाउंड इन ऑल इंडस्ट्रियल कंसर्न। तो एक बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या क्या एक्टिविटीज हमें वहां पर करनी है, किस तरीके से हम उन एक्टिविटीज को करेंगे, क्या क्या हमें वहां पर चीजें करनी पड़ेंगी। जब हमें पता होगा पहले से, एक प्लानिंग हम उस चीज के बारे में करेंगे, तभी हम उस बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर ऐसा विचार अपने मन में ला सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के प्रोसेस में सबसे पहले स्टेप में हम एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं। उसमें मेजर एक्टिविटीज भी आती है, माइनर एक्टिविटीज भी आती हैं। हम उन एक्टिविटीज के बारे में अच्छे से जानते हैं क्या क्या एक्टिविटीज हमें करनी है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है उस बिजनेस के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, राइट। तो सबसे पहले स्टेप हमारा हो गया एक्टिविटीज को डिफाइन करना। उसके बाद नंबर 2 स्टेप हमारा आता है बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। काफी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन अगर हम आसान शब्द में इसको समझें तो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज को बेसिकली हम कह सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज होती हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। परचेज का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होगा, अकाउंटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो बस उन एक्टिविटीज को हम ग्रुप करके उनके डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, वही हमारी ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज होती है, राइट। अब जब आपको एग्जाम में ज्यादा लिखना पड़ेगा तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और इसी तरीके से आपको लिखना भी आपके एग्जाम में पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको मार्क्स लेने हैं। अब मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे, बिना लिखे वहां पर आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो वहां पर आपको कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। इसको थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। कोरिलेटेड एंड सिमिलर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स। सिंपल सी बात लिखी है, जो कोरिलेटेड या फिर सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं उनको ग्रुप करा जाता है यूनिट्स या फिर सब यूनिट्स में। डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स आर फर्स्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एक्टिविटीज। तो मेजर एक्टिविटीज के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स या फिर यूनिट्स बनाए जाते हैं। एंड डिपार्टमेंट्स आर देन स्प्लिट इनटू सब यूनिट्स। उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी सब यूनिट्स बनाई जाती हैं, सेक्शंस बनाए जाते हैं। उन जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज है उनको ग्रुप किया जाता है। प्राइमरी ग्रुपिंग और डिपार्टमेंटलाइजेशन इज इफेक्टेड बाय वेरियस मींस। अभी जो प्राइमरी ग्रुपिंग होती है, जो मेन एक्टिविटीज को हम ग्रुप कर रहे होते हैं, और या फिर कह सकते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो वो इफेक्ट करते हैं हमारी एंटरप्राइज के फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। उसमें प्रोडक्शन हो रही है, उसमें सेल्स हो रही है, तो इससे वो जो प्राइमरी ग्रुपिंग होती है वो इसको देखते हुए होती है। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंसर्न एंड ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ये सब चीजें उनको देखनी पड़ेंगी उन एक्टिविटीज को ग्रुप करने से पहले, ठीक है। किस तरीके के प्रोडक्ट्स वहां पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है, जो फर्म है वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही है, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, क्या क्या वहां पर बिजनेस ऑपरेशन हुआ है। तो इन सब चीजों के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। सेकेंडरी ग्रुपिंग होती है, उसके बाद प्राइमरी ग्रुपिंग हो गई मेजर एक्टिविटीज को देखते हुए, इन सब चीजों को, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए। उसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी ग्रुपिंग। सेकेंडरी ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज इनटू सेक्शंस इज मेड ऑन अ नंबर ऑफ बेसिस लाइक टाइप ऑफ कस्टमर्स, इक्विपमेंट्स यूज, ज्योग्राफिकल एरियाज एंड अदर्स। तो इसमें भी वो कस्टमर्स को देखेंगे किस तरीके के उनके कस्टमर्स हैं, राइट, क्या क्या इक्विपमेंट्स वो यूज कर रहे हैं, क्या ज्योग्राफिकल एरिया है वहां का, ये सब चीजें वो वहां पर देखेंगे। उनके बेसिस पर वो ग्रुप करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सेकेंडरी ग्रुपिंग करेंगे वो एक्टिविटीज की। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज रिजल्ट इन क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा स्ट्रक्चर वो तैयार करते हैं एक्टिविटीज को ग्रुप करके, राइट। तो ये होता है सेकंड हमारा स्टेप बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने से पहले, जिसमें जो सिमिलर एक्टिविटीज होती है उनको ग्रुप किया जाता है और उनके डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। नंबर 3 स्टेप है हमारा एलोकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल्स। अब जब हमें सारी एक्टिविटीज के बारे में पता है, हमने डिपार्टमेंट भी बना दिया, उसके बाद हम देंगे उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां देंगे। जितने भी लोग वहां पर काम करें, जो भी हमारे एम्प्लॉयज या फिर कहें तो पर्सनल है, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी कि तुम्हारा ये काम है और तुम्हारा ये काम है। और ये भी ऐसे ही नहीं होगा कि जो काम तुम्हें दिया गया है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, या फिर कोई भी काम किसी को भी दे दोगे, ठीक है। वहां पर देखा जाएगा कि जो इंडिविजुअल है, जो भी पर्सनल है, उसकी क्या स्किल्स है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, उन सब चीजों के अकॉर्डिंग उसको वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, ठीक है। थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। Each individual is made responsible for the completion of a specific job in the enterprise। तो उस फर्म के अंदर एक पर्टिकुलर कोई जॉब उसको दी जाएगी, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको पूरा करने के लिए।
जॉब्स आर एलोकेटेड टू पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब उसको दी जाएगी, जो भी काम उसको दिया जाएगा वो उसके स्किल्स के बेसिस पर ही उसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी काम अगर हमें करवाना है तो हम किसी को भी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका एक्सपीरियंस हम देखेंगे, उसकी एबिलिटी देखेंगे कि वो काम वो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर कोई कंप्यूटर का काम है, ठीक है, जो कंप्यूटर बैठ के उसको करना है, फिर अकाउंटिंग का काम है, तो हम ऐसे ही किसी को भी नहीं दे देंगे। पहले हम देखेंगे कि उसके स्किल्स इस चीज में है या फिर नहीं है, उसका एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, वो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, राइट। इन सब चीजों के बेसिस पर हम उसको वो काम देते हैं। असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू फिक्स्ड पर्संस एंश्योर सर्टेनिटी इन वर्क परफॉर्मेंस। जब सही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सही इंसान को दी जाएगी, यानी कि उसके स्किल्स को देखते हुए, उसके एबिलिटी को देखते हुए जब दिया जाएगा काम उसको, तो उस काम को भी अच्छे से करेगा और उसकी परफॉर्मेंस भी एनहेंस होगी, तो अल्टीमेटली बिजनेस भी वो आगे ग्रो करेगा। मोर ओवर फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एड्स इन स्पीडिंग अप द वर्क एंड असिस्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द एंटरप्राइज। तो जब वो फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास होगी तो वो अपना अपना काम करेंगे, एक डिसिप्लिन वहां पर मेंटेन रहेगा और वो एंटरप्राइज ऐसे ही आगे ग्रो करता हुआ चलता जाएगा अपने कॉमन गोल की तरफ, ठीक है। अगर ऐसा वो करने लग जाए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज उन्होंने किसी को दी है, कल वो किसी और को दे दें, परसों वो किसी और को दे देंगे, तो इस तरीके से वो जो डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देंगे कि यही तुम्हारा काम है और यही तुम्हें पूरे महीने या फिर पूरे साल करते हुए चलना है, राइट। तो उस तरीके से जो डिसिप्लिन है वो उनका मेंटेन रहेगा, वर्क उनका पूरा मेंटेन रहेगा, अच्छे से चलता रहेगा और अल्टीमेटली कॉमन गोल की तरफ वो काम करेंगे और वो बिजनेस ऐसे ही ग्रो करता हुआ चलेगा जाएगा और प्रॉफिट्स भी मैक्सिमाइज होते हैं उनके चले जाएंगे, ठीक है। एक फोर्थ स्टेप हमारा आता है लास्ट, जो कि है बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी को डेलीगेट करने का मतलब है कि हम किसी को ये अधिकार दे रहे हैं कि वो किसी पर अपना अधिकार जमा सकता है, ठीक है। मतलब कि मैंने किसी को अथॉरिटी दी है कि वो किसी और से अपना काम करवा सकता है। या फिर हम इसका अगर एग्जांपल लें तो एक मैनेजर, ठीक है, मैं एक बिजनेस का सीईओ हूं, ठीक है, मैंने एक मैनेजर को ये अथॉरिटी दी है या फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैंने वहां पर दी है कि तुम किसी भी पर्सन से जो तुम्हारे सबॉर्डिनेट से तुम्हारे नीचे वाले लोग हैं उनसे कुछ भी काम करवा सकते हो, वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इंप्लाइज द ग्रांट ऑफ रिक्वेस्ट अथॉरिटी बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव टू हिज सबॉर्डिनेट। तो एक एग्जीक्यूटिव होगा या फिर एक मैनेजर होगा, वो अपने सबॉर्डिनेट से वो सारे काम करवा सकता है जो भी वो चाहे, अपने फायदे के लिए नहीं, उस बिजनेस के लिए, ठीक है। For enabling the subordinates to discharge their responsibilities, necessary authority is required to be vested in them। तो एक मैनेजर जब वहां पर उनको नजर रखेगा, ठीक है, जब वो मैनेजर उनको सारे काम बताएगा तो सबॉर्डिनेट उस काम को अच्छे से सुनेंगे, करेंगे और उसको जाके सारी डिटेल देंगे, सारी इंफॉर्मेशन देंगे मैनेजर को कि मैंने ये सारा काम कर दिया जो भी आपने कहा था मेरे से करने के लिए, ठीक है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभाई है। डेलीगेशन इज द मींस ऑफ एक्सटेंडिंग द लिमिटेड पर्सनल कैपेसिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव। तो डेलीगेशन की हेल्प से जो पर्सनल की लिमिटेड कैपेसिटी होती है वो और ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। द डेलीगेटी इज हेल्ड अकाउंटेबल टू द डेलीगेटर फॉर मेकिंग सर्टेन वर्क परफॉर्मेंस। तो जिसने काम दिया है अपने सबॉर्डिनेट को, ये एक मैनेजर ने अगर अपने सबॉर्डिनेट्स को काम दिया है तो वो सबॉर्डिनेट्स अकाउंटेबल होंगे उस डेली जो भी हमारा मैनेजर है उसके लिए, ठीक है। और वो मैनेजर अकाउंटेबल होगा अपने सीईओ के लिए जिसने उसको अथॉरिटी दी थी, ठीक है। मान लो कि मैं सीईओ हूं, मैंने एक मैनेजर अपॉइंट किया, मैंने उसको ये अथॉरिटी दी कि तुम अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट से सारे काम करवा सकते हो। तो वो काम अगर नहीं हुए तो सबॉर्डिनेट्स को आंसर देना पड़ेगा उस मैनेजर को और वो मैनेजर मुझे आंसर देगा, ठीक है, कि वो काम इस वजह से नहीं हो पाए। तो इस तरीके से पूरी चेन बनती है उस बिजनेस के अंदर और तब वो बिजनेस पूरी तरीके से हम कह सकते हैं सक्सेसफुली वर्क कर पाता है। तो ये थे कुछ स्टेप्स एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तब जाके वो बिजनेस एक अच्छी डायरेक्शन में जा सकता है। और हमने यहाँ पर जाना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपसे सिर्फ मीनिंग पूछा जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तो ये 2, 3, 4 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अगर साथ में आपसे यही पूछने की क्या क्या स्टेप्स होते हैं बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और इतना कंटेंट आपको अपनी कॉपी में लिख कर ही आना पड़ेगा 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, राइट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे, नोट्स आपने बना लिए होंगे। अगर आपने नहीं बनाया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी कॉपी में इनके नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो उसको जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि लिंक ओपन नहीं हो रही या फिर लिंक से मैं उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां पर आप सर्च करना ट्यूशन फ्रॉम होम और वहां पर एक चैनल आपको मिल जाएगा ट्यूशन फ्रॉम होम नाम से, इसी लोगों के साथ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।